प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ड्राइंग का कक्षा 7वीं और 8वीं में ये काम आता है बहुभुज के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। और 7वीं कक्षा की ड्राइंग में ये पेज नंबर 88 पर दिया हुआ है और 8वीं कक्षा में भी ये आता है। 8वीं कक्षा में मुख्य रूप से बहुभुजों के बारे में ही आता है। तो प्यारे बच्चों, 6ठी और 7वीं कक्षा में हमने त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत आदि के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वैसे तो बहुभुज, बहु का अर्थ होता है बहुत और भुज का अर्थ होता है भुजा, यानी कि बहुत सी भुजाओं की आकृति, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज। गणित में तो बच्चों ये 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृति को ही बहुभुज कहते हैं। लेकिन ड्राइंग में हमारे ये ऐसे दिया हुआ है कि बहुभुज उस आकृति को कहते हैं जो 4 से अधिक रेखाखंडों से बनी हो। हमारी ड्राइंग में, चित्रकला की पुस्तकों में 4 से अधिक रेखाखंडों से, यानी कि 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, 12 हो, यानी कि 4 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो ड्राइंग में बच्चों बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज उस आकृति को कहते हैं जो 4 से अधिक रेखाखंडों से बनी हो। जैसे मैंने ये बनाई है 1, फिर ये 2, फिर ये 3, 4, 5। तो ये 5 भुजाओं की आकृति है। इसको पंचभुज नाम दे देंगे 5 भुजाओं की आकृति को। तो इसको बोलेंगे हम बहुभुज। ये एक तरह से बहुभुज है क्योंकि ये 4 से अधिक भुजाएं हैं इसमें। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गणित में 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं। लेकिन हमारे चित्रकला की पुस्तकों में 4 से अधिक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 4 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं, क्योंकि चित्रकला में त्रिभुज और चतुर्भुजों का पहले वर्गीकरण किया जा चुका है। 4 भुजाओं वाली को चतुर्भुज में और 3 भुजाओं वाली को त्रिभुजों में वर्गीकृत किया जा चुका है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 भुजाएं हैं, इसमें भी 6 भुजाएं हैं और इसमें 5 थी। तो ये 4 से अधिक हो गई। तो ये दोनों क्या हैं? बहुभुज। बच्चों, ये भी एक तरह से बहुभुज है और ये भी बहुभुज है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि 4 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, समबहुभुज और विषम बहुभुज किसे कहते हैं? तो सम का अर्थ होता है बच्चों समान या बराबर, और विषम का अर्थ होता है कि बराबर, जो बराबर न हो। और बहुभुज का अर्थ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, 4 से अधिक रेखाखंड। हाँ, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे समबहुभुज और विषम बहुभुज। तो सम का अर्थ होता है बच्चों समान, और विषम का अर्थ है जो समान नहीं हो। तो ऐसी बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान हो। जैसे मैंने ये बनाई है, षटभुज बनाई है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अंदर 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। और तो ये बहुभुज तो अपने आप ही बन गई क्योंकि इसके अंदर 4 से अधिक भुजाएं हैं। और ये मैंने सभी समान भुजाएं बनाई हैं, ए, ब, स, द, ये सब समान हैं। तो इस तरह से ये एक समबहुभुज बन जाती है, अर्थात ऐसी बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और कोण समान हो। तो इस तरह से समबहुभुज की सभी भुजाएं और कोण समान होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विषम बहुभुज। अब हम पढ़ेंगे विषम बहुभुज। तो विषम का अर्थ मैंने पहले ही बताया था कि विषम का अर्थ जो समान नहीं हो, समान न हो, यानी कि ऐसी बहुभुज जिसकी कोई भुजाएं तथा कोण समान न हो। जिसमें समान थे वो समबहुभुज होती है, और जिसमें समान न हो उसे विषम बहुभुज कहते हैं। जैसे ये बड़ी भुजा है, ये छोटी है, इस तरह से ये अलग अलग मतलब माप की जो जिसके अंदर भुजाएं हों उसे विषम बहुभुज कहते हैं। ये भी विषम बहुभुज है क्योंकि इसके अंदर ये छोटी भुजा है, ये ज़्यादा बड़ी है, तो ये भी विषम बहुभुज है। तो इस तरह से बच्चों हमने बहुभुज, समबहुभुज और विषम बहुभुज के बारे में सीखा। अब हम देखते हैं कि बहुभुजों के नाम कैसे रखे जाते हैं। बहुभुजों के नाम उनकी भुजाओं तथा कोणों के अनुसार रखे गए हैं। जैसे 5 भुजाओं वाली आकृति को हम पंचभुज कहते हैं। पंचभुज वह आकृति जिसमें 5 भुजाएं हों उसे पंचभुज कहलाती है। षटभुज वह आकृति जिसमें 6 भुजाएं हों। सप्तभुज जिसमें 7 भुजाएं हों। अष्टभुज जिसमें 8 भुजाएं हों।
ये 9 भुज जिसके अंदर 9 हो, 10 भुज, एकादश, द्वादश। आपने देखा होगा कि 5, 6, 7, 8 और 9, 10 ये सभी अक्षर संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। ये संस्कृत में हम जो गिनतियाँ गिनते हैं 5, 6, 7, 8 वहाँ से ये शब्द लिए गए हैं बच्चों। तो 5 का अर्थ 5 होता है, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8। तो उसी गिनती के आधार पर इन बहुभुजों के नाम रखे गए हैं कि 5 भुजाओं वाली पंचभुज, 6 भुजाओं वाली षटभुज, 7 भुजाओं वाली सप्तभुज। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में बहुभुज के बारे में पढ़ा, फिर हमने समबहुभुज के बारे में पढ़ा, और फिर हमने विषम बहुभुज के बारे में पढ़ा, और फिर हम बहुभुजों के नाम कैसे रखते हैं उनके बारे में सीखा। आपको भी ये अच्छे से देखना है और फिर अपनी कॉपी में इसको नोट करना है।